हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 4.4 यानी व्यय विधि। क्लास 12th जो है यहाँ पर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, जिसका नाम है यहाँ पर नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना। तो हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में कि राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से कैसे करते हैं, यानी व्यय विधि क्या होती है और व्यय विधि के घटक क्या होते हैं, इसके चरण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, यानी एक्सपेंडिचर मेथड के बात करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया है कि कैसे हम मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि जो है क्या क्या होती हैं, दो विधियां होती हैं, उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि व्यय विधि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए, व्यय विधि तीन विधियां होती हैं, आपको पता ही है, मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो हम इसमें अब व्यय विधि पर आ गए हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है व्यय विधि और आय विधि और मूल्य वृद्धि विधि की, तो आप देख सकते हैं उसमें, तो वहाँ पर आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अंतिम व्यय के घटक। तो व्यय विधि क्या होती है, सीधी सी बात है, व्यय के माध्यम से, यानी देश में कितने व्यय हुए हैं, यानी कितना खर्च हुआ है, देश ने कितना खर्च हुआ है, उन सभी खर्चों को जोड़ करके जब हम व्यय निकालते हैं, यानी पूरा खर्चा निकल जाएगा, पूरा जोड़ करके जितना भी व्यय होगा टोटल, वो व्यय विधि के व्यय विधि के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन से घटक आते हैं। सबसे पहले आता है अंतिम व्यय के घटक, यानी अंतिम व्यय। हमेशा क्या करना है आपको, मध्यवर्ती व्यय नहीं जोड़ने हैं, अंतिम व्यय जोड़ने हैं, यानी जो कि अंत में हुए हैं टोटली व्यय। अंतिम व्यय के घटक क्या क्या होते हैं, देखिए, पहला होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, कि निजी क्षेत्र द्वारा, एक निजी क्षेत्र है उसने व्यय किया निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी उपभोग पर निजी क्षेत्र ने जितना भी उपभोग पर व्यय किया है वो सारी चीज़ें, यानी कोई भी परिवार है वो अपने पोषण के लिए कोई भी खाना पीना खाता है, कोई भी चीज़ आर्थिक स्थिति चलाते हैं, तो वो जितना भी खर्च करते हैं निजी क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और क्या करती है, सरकार भी करती है, सरकार जितना भी खर्च करेगी सभी खर्च इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो इसमें जोड़ देंगे हम, सारे खर्च जो है सरकार के इसमें आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझते हैं। पूंजी निर्माण का मतलब जैसे कि सरकार कोई काम करती है, पुल बनवाती है, या फिर कोई भी जो है स्ट्रक्चर या उद्योग बनवाती है, या स्कूल बनवाती है, कॉलेज बनवाती है, कोई भी चीज़ बनाती है, अस्पताल जो है बनवाती है, तो उससे क्या होगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। यहाँ पर पूंजी का निर्माण कर रही है, कोई भी बना रही है, तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, सकल पूंजी निर्माण यानी पूंजी का निर्माण कर रही है, एक तरह से क्या कर रही है कि कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, यानी अस्पताल का निर्माण कर रही है, तो सकल पूंजी निर्माण। अब जब वो बन जाएगा तो उससे क्या होगा, पूंजी का निर्माण होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, व्यय होगा, तो उस पर जो व्यय लगा है वो आएगा। भंडार निवेश, यानी अब सरकार क्या करती है, अनेक जगह निवेश करती है, तो वो जितना निवेश करेगी, जितना पैसा निवेश में लगा है वो सारा जुड़ेगा। ठीक है, तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण में दो चीज़ें आती हैं, पहला सकल स्थिर पूंजी निर्माण और फिर भंडार निवेश। तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण, स्थिर मतलब स्थिर रूप से, जिसमें जैसे हॉस्पिटल बनाने में लगा हुआ पैसा जितना भी लगा वो सारा जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ भंडार निवेश में भी आ जाएगा, जैसे कि क्या क्या आ जाता है, जैसे व्यवसाय में पैसा लगा हुआ है, आवास में लगा है, सार्वजनिक क्षेत्र में लगा है पैसा, तो वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ के आ जाएंगी। और भंडार निवेश में क्या है, अंतिम स्टॉक है, प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करेंगे तो जितना अंतर आ जाएगा वो भंडार निवेश में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जितना भी व्यय हुआ है वो सकल घरेलू पूंजी निर्माण में आता है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जब भी क्वेश्चन ये आ जाएगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो ये सारी चीज़ें आपको जुड़ी हुई होंगी इसमें, और आपको ये जोड़ना होगा। ठीक है, शुद्ध निर्यात, जैसे कि शुद्ध निर्यात किया गया है, शुद्ध निर्यात मतलब निर्यात करेंगे तो जितना भी आपका व्यय होगा, तो यहाँ पर शुद्ध निर्यात में भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार चीज़ें देखी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो चार चीज़ों का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा व्यय, पूरा व्यय मिल जाएगा राष्ट्र का, तो हम उसके बाद जब जोड़ देंगे तो हमें व्यय प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं इन सब से, इनका सबका यूज करके हमने पता कर लिया कि व्यय विधि में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अब हम देखेंगे कि कैसे जो है इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है आय विधि, व्यय विधि निकालते समय, यानी राष्ट्रीय आय निकालते समय व्यय विधि में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है व्यय विधि के चरण। कौन कौन से चरण होते हैं व्यय विधि के, कि कौन कौन सी चीज़ें जुड़ती हैं व्यय विधि में, यानी स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड क्या है वो देखते हैं। ठीक है,
तो व्यय विधि के चरण क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो निजी क्षेत्र द्वारा उपभोग किया गया है उसमें हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जोड़ेंगे, सकल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ेंगे, शुद्ध निर्यात जोड़ेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमने क्या करी, 4 चीज़ें जोड़ दी हैं। जब हम ये 4 चीज़ें जोड़ देते हैं, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी क्षेत्र द्वारा उपभोग किया गया व्यय, उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार द्वारा उपभोग किया गया व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण द्वारा उपभोग किया, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी जो भी यहाँ पर व्यवसाय आवासीय सार्वजनिक और अंतिम स्टॉक, और माइनस प्रारंभिक स्टॉक में जो भी लगा हुआ है, निवेश में जो लगा है, सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाएंगी और शुद्ध निर्यात भी जुड़ जाएगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, 4 चीज़ें जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, इससे अगला स्टेप है हमारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मिलता है, यानी जीडीपी प्राप्त हो जाता है। एमपी प्राइस पर मिलता है। देखिए मैंने कहा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूल्य वृद्धि विधि में भी हमें क्या करना था, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को जोड़ करके जीडीपी निकालना होता है, लेकिन हम व्यय विधि में क्या करते हैं, निजी अंतिम उपभोग में निजी क्षेत्र द्वारा जो है व्यय खर्च जितना हुआ है, सरकार द्वारा खर्च जितना हुआ है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण द्वारा यानी पूंजी बनाने में जितना खर्च हुआ है, हॉस्पिटल बनाने में जितना भी खर्च हुआ है, और शुद्ध निर्यात में जो भी कितना भी खर्च हुआ है, वो सब जोड़ के हमें जीडीपी मिलेगा, एमपी प्राइस पर मिलेगा। ठीक है। और आय विधि में क्या था, आय विधि में हमने देखा था कि आय विधि में जो है यहाँ पर क्या मिला था हमें, शुद्ध घरेलू उत्पाद मिला था, वो भी फैक्टर कॉस्ट पर। तो यहाँ पर सब में जीडीपी मिलता है, लेकिन आय विधि में जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर मिलता है। ठीक है भाई, यही अंतर है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको राष्ट्रीय आय बनाना है। ठीक है। अब आपको देखो ये सारी चीज़ें आती हैं, आपने ये सीख लिया ना, तो उसके बाद ये तो आपको आती हैं। अगर आपने तीसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा, अच्छे से वीडियो देख रखी है तीसरे चैप्टर की, तो आपको आगे राष्ट्रीय आय निकालने में दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रीय आय क्या होती है, हमेशा देखिए राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय जो होती है उसे कहते हैं हम एन क्या होती है राष्ट्रीय आय, देखिए NNPF बोलते हैं। ठीक है, PC बोलते हैं, NNPC बोलते हैं, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर होती है हमेशा। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, ये चीज़ अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मूल्य ह्रास। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास शुद्ध चाहिए, हमें N चाहिए शुद्ध वाला, तो हम इसमें से मूल्य ह्रास माइनस कर देंगे, तो ये हमारा N में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद अप्रत्यक्ष नेट कर लगा हुआ है, ये एमपी प्राइस पर है, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पर, तो कर माइनस करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, N हो गया चेंज, FC हो गया चेंज, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट ये NFI ये जोड़ दें। उसके बाद जैसे ये जोड़ेंगे तो बीच वाला राष्ट्रीय आय वाला बदल जाएगा, घरेलू का राष्ट्रीय आय हो जाएगा, तो आप निकाल पाएंगे राष्ट्रीय आय। इस तरह से हो जाएगी, आपकी राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। तो देखा, सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस वाले पे चेंज करना है जीडीपी से। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर प्लस माइनस में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेन आपको क्या याद रखना है, ये तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको अगर आपने तीसरा चैप्टर देख रखा है कैसे चेंजेस करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है ये वाली चीज़, अगर आपको ने तीसरा चैप्टर देख रखा है। तो तीसरा चैप्टर जरूर देखिए, अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, चैनल पर जाकर देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत मुश्किल आ सकती है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। आपको यहाँ पर फ्री में कोर्स मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का क्लास 11th और 12th दोनों का मिल रहा है, और बहुत ही बढ़िया से आपको स्टडी कराई जाएगी, और यहाँ पर आपको जो है बहुत बढ़िया से स्टडी का सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।